हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गैट बी का रिज़ल्ट आ चुका है और रिज़ल्ट आने के साथ ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने अपने अपने एप्लीकेशंस को ओपन कर दिया है फॉर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी एंड एमटेक बायोटेक्नोलॉजी कोर्सेज़। अब उसके साथ ही स्टूडेंट्स के बीच में एक बहुत कन्फ्यूजन हो गया है कि किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, किस कॉलेज में अप्लाई करना चाहिए, क्या हमारी रैंक पे हमें कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरीके की बहुत सारी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच में है। मैंने कल भी अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एक मैसेज डाला था कि आज मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से कॉलेज अच्छे हैं, आपको कहां कहां पे अप्लाई करके देखना चाहिए। खासकर एमटेक और एमएससी के लिए कौन कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं, वहां पे अप्लाई करना चाहिए और किस तरीके से आप एक रफ़ आइडिया लगा सकते हैं कि क्या किसी एक पर्टिकुलर रैंक आने पे आपको एक गिवन कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस तरीके की कुछ बातचीत हमने की थी। तो आज वही वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। कितनी सीट्स किस कॉलेज में है, आपको कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहिए फॉर श्योर, आपको कैसे अंदाज़ा लग सकता है कि क्या इस कॉलेज में हो सकता है या नहीं हो सकता। इन सब बातों पर मैं बात करूँगा। तो पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्रिप्शन देते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है ताकि और बेहतर हम परफॉर्म कर सकें। और मुझे श्योरिटी है कि जो भी मटेरियल हम इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं उससे आपका ज़रूर कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा होगा। अब वापस आते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई करना सही होगा। पहले इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, ये RGCB का जो लिस्ट है जो 2023 में कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं गैट बी के अंदर, उसकी लिस्ट है। ठीक है, तो ये गैट बी की लिस्ट है 2023 कॉलेजेस। 2023 में जो कॉलेजेस इसमें गैट बी एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनकी पूरी लिस्ट है। अच्छा, ये अगेन आपको पता होना चाहिए कि ये जो कोर्सेज़ अगर आप गैट बी के थ्रू जाते हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी और ये DBT की तरफ से फेलोशिप होगी। DBT स्पॉन्सर्ड इसीलिए या DBT सपोर्टेड इसीलिए हर जगह लिखा होता है। तब सबसे पहले मैं बात करता हूँ एमटेक के कॉलेजेस के बारे में, क्योंकि उनकी लिस्ट थोड़ी सी छोटी है तो उनको कवर करना जल्दी हो जाएगा। उसके बाद हम एमएससी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ज़रा जल्दी से बात कर लेते हैं एमटेक के कॉलेजेस के बारे में और लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। अब देख सकते हैं आप कि एमटेक में यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूँ तो ये देखिए, ये एमटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस के कॉलेजेस की पूरी लिस्ट है। यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करूँ तो आप देख पा रहे होंगे एमटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस। अगर आपको आइडिया नहीं लग पा रहा है तो यहाँ से देख सकते हैं 54 नंबर का जो कॉलेज है, यहाँ से आपका एमटेक बायोटेक्नोलॉजी के कॉलेजेस की पूरी लिस्ट दी हुई है। अगर मैं एमटेक में अप्लाई कर रहा होता, यानी कि मैं लुकिंग एट द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और लुकिंग एट द अब्रॉड बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़, या ऑल इन ऑल अगर मैं अप्लाई करने की कोशिश कर रहा होता और मैं एमटेक के लिए अप्लाई कर रहा होता तो मेरा मेन एम होता, मैं कोशिश करता कि ICT मुंबई में मेरा किसी तरीके से हो जाता। तो पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से, अगर आप एमटेक की तैयारी कर एमटेक के लिए अगर आपने गैट बी भरा था तो ICT मुंबई ये फर्स्ट ऑप्शन होता। अब ICT मुंबई में भी 3 ब्रांचेस के थ्रू एडमिशन मिल रहा है। ठीक है, एक तो है आपका बायो प्रोसेस में, बायो प्रोसेस एमटेक इन बायो प्रोसेस। दूसरा है फूड बायोटेक्नोलॉजी में, मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। फूड बायोटेक्नोलॉजी हो गया। और थर्ड वाला जो कोर्स है वो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। तो जो मैंने जिस क्रम में इसको लिखा हुआ है, यानी कि जिस सीरीज़ में लिखा हुआ है, जैसे कि फर्स्ट ये, सेकेंड ये और थर्ड ये, इन्हीं सीरीज़ में मुझे अप्लाई करना है। यानी कि मैं इसी सीरीज़ में अप्लाई करता अगर मैं इंटरेस्टेड होता इस कोर्स। अगर मैं ICT मुंबई, अगर मुझे गैट बी में क्वालिफाई होता और एमटेक के लिए जा रहा होता तो मैं इन्हीं 3 को इसी सीरीज़ में अप्लाई कर देता। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 सीट्स हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के, मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँगा, आप SC ST वगैरह उसी हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अगर 30 सीट्स हैं तो आप लगभग रख लीजिए कि 50% सीट्स आपकी रिजर्व रहती हैं। तो 15 सीट समझ लीजिए एक जनरल कैंडिडेट की अगर मैं बात कर लूँ तो। नीचे आइए और उसके बाद ICT मुंबई में, ये तो बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी की बात हो गई, जैसा मैंने बताया था ये बायो प्रोसेस टेक्नोलॉजी हो गया। अगला कोर्स जो है वो फूड टेक्नोलॉजी है। अब यहाँ पे अगर 10 सीट है तो अगर आप जनरल कैंडिडेट है तो समझ लीजिए यहाँ पे 5 सीट आपके पास आपके हाथ में हो सकती है। और अगर आप फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी हैं तो अगेन यहाँ पे 10 सीट मौजूद है,
इसकी भी 5 सीट मान लीजिए ये आपके हाथ में है। तो कुल मिला के 15, 5 20 और 5 25 सीट पे जनरल कैंडिडेट्स की फ़ाइट हो सकती है, और बाकी सीट्स जो है वो SC ST वगैरह EWS वगैरह जितने भी और कैंडिडेट्स हैं। तो पहला हो गया मेरे हिसाब से ICT मुंबई। अब क्योंकि पर्सनली स्पीकिंग मुझे बायोइन्फॉर्मेटिक्स का बहुत अच्छा लगता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो सेकंड नंबर पे जो कोर्स पे मैं जाता वो इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर मैं जाता। दिस इज़ माय सेकंड चॉइस, क्योंकि ये IIIT दिल्ली है और स्टेट गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, काफ़ी बढ़िया कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है और बहुत अच्छी फैकल्टी यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं जाने की कोशिश करता। तो यहाँ पे सीट्स का नंबर आप देख सकते हैं 15 है, तो 7 या 8 सीट्स में से लगभग आपके हाथ में जनरल कैंडिडेट एज अ जनरल कैंडिडेट आपके पास रहती होगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बट मोर और लेस बात यही रहती है। तो सेकंड ऑप्शन जो मेरे पास होता वो IIIT दिल्ली का मैं रखता। ठीक है, तो ये हो गया ICT के बाद IIIT दिल्ली। अगेन जैसा कि मैंने आपसे बोला हुआ है कि मुझे बायोइन्फॉर्मेटिक्स पर्सनली स्पीकिंग बहुत अच्छा लगता है। आप में से जिनको नहीं अच्छा लगता वो दूसरे ऑप्शंस के ऊपर जा सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन मेरे लिए होता पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे भी MTech कंप्यूटेशनल बायोलॉजी अवेलेबल है, बहुत अच्छा कोर्स है, तो मैं थर्ड इस पे चला जाता। तो 3 ये हो गए। उसके बाद मैं कोशिश करता कि मुझे CUSAT मिल जाए, यानी कि मरीन बायोटेक्नोलॉजी मिल जाए, क्योंकि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि मरीन बायोटेक्नोलॉजी बढ़िया है। तो ये फोर्थ ऑप्शन मेरा होता, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फोर्थ ऑप्शन। ठीक, अब इसके बाद कोचीन जब मैंने अगर कोचीन भी नहीं मिल पाया फोर्थ ऑप्शन में, तो उसके बाद मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक तो या तो तमिलनाडु में जाऊँ, क्योंकि तमिलनाडु के 2 कॉलेजेस यहाँ पे हैं। एक तो अगर आप देखें तो यहाँ पे वेलटेक कॉलेज है, ये भी तमिलनाडु से है। अगर यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर दूँ, दिस इज़ ऑल्सो इन तमिलनाडु। और एक और कॉलेज ऊपर तमिलनाडु का है, KS रंगास्वामी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भी अगेन तमिलनाडु में है। 2 कॉलेजेस ये तमिलनाडु के हैं, और एक कॉलेज जो है वो आपका जो ये यानी कि मकाउट है ना। मकाउट मतलब क्या हो गया, मौलाना आज़ाद जो इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे, वो ये है, यानी कि ये 60th नंबर। तो MAKAUT मकाउट इसको बोला जाता है। ये वेस्ट बंगाल के अंदर है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट और आपकी फिजिबिलिटी के अनुसार, अगर आपको वेस्ट बंगाल के एरिया के हैं तो आप यहाँ से MTech बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, और अगर आप तमिलनाडु एरिया के हैं तो वहाँ से कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए मतलब लगभग एक ही बराबर के कॉलेजेस हैं। तो ये 30 है सीट्स, तो अगर आप इसकी हाफ़ कर दीजिए तो ये 15 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं मकाउट में। और अगर मैं KS रंगास्वामी की बात करूँ तो यहाँ पे 5 सीट्स लगभग जनरल के लिए अवेलेबल होंगी। और अगर मैं बात करूँ आपसे यस, तो इसी तरीके से पूरा हमने मोर और लेस कवर कर लिया है जितनी भी MTech बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें थी। तो ये मेरा पूरा का पूरा सीरीज़ होती, इस सीरीज़ में मैं अप्लाई कर सकता। सबसे पहले मैं अप्लाई करता ICT में, ICT की तीनों ब्रांचेस। उसके बाद मेरा एम होता IIIT दिल्ली, फिर मैं पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के ऊपर जाता, फिर मैं कोचीन यूनिवर्सिटी के ऊपर जाता, और फिर मैं तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल के कॉलेजेस जो भी मुझे मिल रहा होता उसमें मैं अप्लाई करता। तो ये तो बातचीत हो गई हमारी। अब कौन कौन से कॉलेजेस में मैं अप्लाई करता फॉर MTech बायोटेक्नोलॉजी। लेकिन अगर मुझे MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई करना है तो हम शुरू से देखते हैं लिस्ट को। देखिए, ये MSc के कॉलेजेस हैं, शुरुआत से यहाँ से MSc के कॉलेजेस की लिस्ट मेंशन्ड है। ठीक है, अब MSc बायोटेक्नोलॉजी में मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है कि मेरे मनपसंद कॉलेजेस कौन से हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले आ जाता है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। मैं यहाँ पे रैंकिंग नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे JNU भी है, BHU भी है, बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ। तो BHU देखिए MSc बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स कराता है GATB के थ्रू, 30 सीटें हैं, लगभग 15 मान लीजिए। बनस्थली विद्यापीठ अगेन फीमेल्स के लिए कंडक्ट करवाता है MSc बायोटेक्नोलॉजी का, अगेन यहाँ पे सीट्स 15 मान लीजिए, ये भी बढ़िया कॉलेज है। अब देखिए, बरहामपुर यूनिवर्सिटी उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये तब आप अप्लाई करिएगा जब आपको कहीं से भी कुछ भी जो यूनिवर्सिटीज़ मैं बता रहा हूँ अगर उनमें से कोई भी आपको नहीं मिल पा रही है, तब आप इन यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी सेटल हो जाइएगा। लेकिन अभी मेरा एम है कि आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए या कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आपको ज़रूर अप्लाई कर देना चाहिए बिना चूके हुए। अब देखिए, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी पंजाब की काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, अगेन यहाँ पर भी 30 सीट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी है, MSc बायोटेक्नोलॉजी करवाती है, यहाँ पर भी 30 सीट्स अवेलेबल है। अब IIT इंदौर कौन नहीं अप्लाई करना चाहेगा, MSc बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स यहाँ बहुत अच्छा है, ज़रूर अप्लाई करिएगा अगर आपकी रैंक सपोर्ट करती है तो। IIT रुड़की ज़रूर अप्लाई करिएगा, अच्छी खासी सीटें भी हैं, 30 सीट्स है, यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करिएगा।
इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड रिसर्च गुजरात अच्छा जगह है, अच्छा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। अब आ जाइए JNU के ऊपर। अब देखिए JNU में कई सारे कोर्सेज़ हैं। एक हो गया MSc बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पे आपका प्रेफरेंस होना चाहिए MSc बायोटेक्नोलॉजी में। 30 सीट्स अवेलेबल है, काफ़ी अच्छा स्कोप है, इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा। मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी MSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए नोन है, ज़रूर अप्लाई करिएगा, ठीक है। फिर ये आ जाता है नेशनल कॉलेज ऑफ तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मेघालय। अब मेरा नेक्स्ट जो मेरा वो रहता कि मैं और कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकता हूँ, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में कर सकता हूँ, 30 सीट्स MSc बायोटेक्नोलॉजी का है। तो इसके बाद मुझे फिर राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी में ज़रूर अप्लाई करता, काफ़ी रिनाउंड इंस्टीट्यूट है, MSc बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, लेकिन 10 ही सीट है, फिर भी अप्लाई ज़रूर करता। फिर नीचे आ जाइए, अब सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र, MSc बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स हो रहा है, 30 सीट्स हैं, बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है, ज़रूर अप्लाई करिएगा। तेजपुर यूनिवर्सिटी जो आसाम में है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अप्लाई करिएगा। महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा, इसका फॉर्म आ चुका है, मैंने आज ही एक इसका वीडियो डाला है, आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे आप ज़रूर अप्लाई करिएगा, 30 सीट्स है, ठीक। फिर नीचे आप स्क्रॉल करिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर अच्छी यूनिवर्सिटी है, 15 सीट्स है, अप्लाई करिएगा, MSc बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स ऑफर कर रही है। उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा में है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 25 सीट्स है। जो स्टूडेंट्स वेस्ट बंगाल के हैं और MSc बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, वो 20 सीट्स के लिए विश्व भारती वेस्ट बंगाल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं नीचे स्क्रॉल करता जाऊँ तो फिर मेरी अगली पसंद होगी PGI MER पंजाब, जो PGI यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च है, PGI चंडीगढ़ भी इसको बोलते हैं। कुल मिलाकर के 10 सीट्स हैं यहाँ पे, ठीक। अब इसमें ज़रूर अप्लाई करिएगा, MSc मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स बहुत अच्छा है। इनफैक्ट PGI चंडीगढ़ में जितने भी कोर्सेज होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं। आपको याद होगा मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अभी ऊपर अप्लाई किया था, अभी ऊपर दिखाया था आपको, वो एक कोर्स था यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स था। अब यहाँ पे देखिए MSc मॉलिक्यूलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स दूसरा कोर्स जो BHU करवा रहा है, अगेन इसी के थ्रू यानी कि GADB के थ्रू ही दूसरे कोर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हैदराबाद की एक और यूनिवर्सिटी अच्छी है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अभी मैंने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में भी बताया था, ये भी अच्छी यूनिवर्सिटी है। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी के बारे में भी मैंने MSc बायोटेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में बताया था, ये MSc बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ये भी बहुत अच्छा कोर्स है यहाँ का। अब वापस आ जाइए JNU के बारे में। JNU कौन नहीं जानता, बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, MSc बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स अभी ऊपर मैंने बताया था। और यहाँ पे MSc कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटिव साइंसेज भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी कुल मिलाकर के 30 सीट्स हैं। तो ये इतनी कॉलेजेस जो है वो आपके पास मेरे हिसाब से ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पे होने का चांस ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी रैंक उतनी अच्छी नहीं है कि आपको टॉप के कॉलेजेस मिल सके, जैसे JNU या BHU मिल सके, तो आप लो लेवल के इंस्टीट्यूट्स भी अप्लाई कर सकते हो। जिनको मैंने हाईलाइट नहीं किया है उनको भी आप अप्लाई करिएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं आप बॉर्डर लाइन पे हैं, कट ऑफ के बहुत नज़दीक हैं, आपको हो सकता है उतने अच्छे कॉलेजेस, टॉप के कॉलेजेस नहीं मिले, तो उनको भी अप्लाई कर सकते हैं जो मैंने हाईलाइट नहीं किए हैं। जो भी अच्छे रैंकर्स हैं उनको इन यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। अगेन मैं बोलूँगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स MSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी की भी डिग्री ऑफ़र कर रहे हैं। पर्सनली स्पीकिंग मुझे GB पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी उत्तराखंड में जो है, यहाँ का MSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी सही लगता है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के 30 सीट्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये भी काफ़ी पॉपुलर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे देख सकते हैं। कुल मिलाकर के 20 सीट्स हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, अब यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज धारवाड़, यहाँ पे चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं आप, अगर आप MSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी में रहना है चाहते हैं तो ये हो गया MSc और MTech बायोटेक्नोलॉजी के जो बढ़िया कॉलेजेस हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया अपने पहले पार्ट में वीडियो के। एक और चीज़ बतानी थी कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो ज़रूर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ज़रूर देख लीजिएगा, इसको देखे बिना अप्लाई मत करिएगा, अन्यथा आपके पैसे भी अगर कहीं पे पैसे लग रहे हैं तो। एक चीज़ और देखिएगा, जब भी आप फॉर्म भर रहे हैं तो कई जगह पे फॉर्म्स के पैसे नहीं लग रहे हैं और कई जगह पे लग रहे हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ICT मुंबई में कोई भी पैसे नहीं लग रहे हैं जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको कहाँ पे फ़ीस देनी है, कहाँ पे नहीं देनी है, ये बात है। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ जो मैं हर बार बोलता हूँ स्टूडेंट्स को और हर बार बहुत कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस, जैसे कि ये आपकी GADB की 2023 की जो लिस्ट आई हुई है, मेरिट लिस्ट आई हुई है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब
एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि मेरे हिसाब से ये जो लिस्ट दी गई है यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे जो बच्चे एमएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका भी नाम है और जो बच्चे एमटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनका भी नाम है। अब जैसे कि सबसे ऊपर जो नाम है इस कैंडिडेट का, शिवम जो नाम है, इनके 204 नंबर आए हुए हैं और 85% है, रैंक नंबर 1 है। अब आप में से कोई भी नहीं जानता है कि ये किस चीज़ के लिए अप्लाई किया था इन्होंने। क्या इन्होंने एमएससी के लिए अप्लाई किया था या एमटेक के लिए अप्लाई किया था। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर जैसे कि मेरी 100 रैंक है तो मुझे कुछ नहीं मिल पाएगा। अब आपकी अगर 100 रैंक है तो डिपेंड ये भी तो करता है कि आपसे 100 में से जो ऊपर लोग हैं वो ज़्यादातर एमएससी वाले हैं कि एमटेक वाले हैं। अगर आप मान लीजिए एमटेक चाह रहे हैं और आपसे ज़्यादातर ऊपर 50-60% स्टूडेंट जो हैं वो एमएससी के हैं तो आपके होने की संभावना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर आपसे ऊपर ज़्यादातर स्टूडेंट्स एमटेक के ही हैं तो फिर आपका होने की संभावना घट जाएगी। तो कहने का मतलब है ये पक्के तौर पे कोई भी नहीं बता सकता ये लिस्ट देख करके कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर मैं कह सकता हूँ, एक रफ़ आइडिया ले सकता हूँ कि अगर आपके 150 प्लस मार्क्स हैं या 160 प्लस मार्क्स हैं तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपको मन मुताबिक यूनिवर्सिटी मिलने की बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि हाईएस्ट गया है 204। अगर आप देखिए हाईएस्ट 204 गया है, उसके बाद देखिए सीधे 3 नंबर का अंतर। और अगर मैं 10वीं रैंक पे जा रहा हूँ सिर्फ, तो सीधे देखिए आप 14 नंबर का अंतर लगभग हो रहा है। 10वीं रैंक पे देख रहे हैं आप 190.50 मार्क्स हैं और ऊपर जो अगर हम देखें तो 104 में 14 नंबर का सीधे अंतर हो गया। बात समझ रहे हैं। अब जैसे जैसे हम मार्क्स में नीचे जाएंगे वैसे वैसे लोग बहुत क्लोज होते जाएंगे। जैसे कि अब 189 मार्क्स पे ही 11 रैंक कई लोगों की है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। तो जैसे जैसे मार्क्स कम होते जाएंगे वैसे वैसे आपको दिखेगा कि फ़ाइट बहुत ज़्यादा होती जा रही है। अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, ऊपर की तरफ रैंक है, तो आप जो चाहेंगे कॉलेज मिल जाएगा, उसकी चिंता मत करिएगा। नीचे भी है तब पर भी ये मत सोचिएगा कि यार कोई फ़ायदा नहीं अप्लाई करने का, मेरा नहीं हो पाएगा, बिकॉज नोबडी नोज़ कि आपसे ऊपर वाले कॉलेज, आपसे ऊपर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो बीएससी के हैं या बीटेक के हैं। ये बात हो, ये किसी से भी पूछे तो कोई भी कंफर्म नहीं बता पाएगा। सब लोग एक रफ़ आइडिया बता सकते हैं कि हाँ भाई हो सकता है। जैसे कि मैंने बता दिया कि 150 के ऊपर या 160 के ऊपर आप सेफ़ हैं, जो कॉलेज चाहेंगे आप हो सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 135, 138, 140 वाला स्टूडेंट उसका कुछ भी नहीं हो पाएगा, ऐसा भी नहीं है। अगेन मैंने वजह आपको बता दी। ठीक, अब क्या तरीका है कि किस तरीके से हम जज कर सकते हैं कि क्या हमें कोई कॉलेज मिल सकता है कि नहीं मिल सकता। ठीक, अब देखिए अगर आप सर्च करेंगे नेट पे, जैसे कि मैंने नेट पे सर्च किया कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ के बारे में, अब मुझे एक वेबसाइट मिली। ठीक है, तो अब एक वेबसाइट पे इस तरीके से आप बहुत सारी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा सर्चिंग तो नहीं की है क्योंकि मुझे ये वीडियो बनाने की बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था। बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार बोल रहे हैं कि सबकी डेट्स आ रही है, आप बताइए कैसे क्या करना है। तो इसलिए मैंने एक वेबसाइट देखी जैसे कि reviewadda.com करके है। यहाँ पे 2017 के इंस्टीट्यूशनल कट ऑफ दिए हुए हैं अगर आप देखें तो। जैसे कि एमएससी बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में अगर आप देखें तो जनरल कैंडिडेट का 135 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। बीएचयू का 150 नंबर पे सिलेक्शन। वही क्या मैंने कहा कि देखिए जो टॉप यूनिवर्सिटी है, यानी कि अब इसमें टॉप यूनिवर्सिटी जेएनयू बीएचयू आप कंसिडर कर सकते हैं ना, तो जो लास्ट जो जनरल का सिलेक्शन हुआ है वो 150 नंबर पे हुआ है। ठीक, उसी तरीके से अगर मैं और नीचे जाऊँ तो जैसे मैंने आपको हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का बताया था, ये 121.5 पे ही हो गया है। इसी तरीके से अगर मैं और नीचे इधर जाऊँ तो आप महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी बड़ौदा 140 नंबर पे, अच्छी यूनिवर्सिटी है, 140 नंबर पे हुआ है। बात समझ रहे होंगे। अभी पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी आप देखिए 139 मार्क्स पे हुआ है। सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी 146। अगेन देखिए जितनी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उसका कट ऑफ आपको ऊपर नज़र आएगा। जैसे जैसे मैंने आपको बताया, मैंने बहुत स्टडी करके यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाई हुई है जिसमें आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो सकता है। अब अगेन जो जेएनयू है उसका बीएचयू वाले से भी ऊपर जा सकता है कट ऑफ। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आप सभी यूनिवर्सिटीज़ में ज़रूर अप्लाई करिएगा। पहला तो मैं आपसे ये बात ज़रूर कहूँगा कि ऐसा मत करिएगा कि छोड़ दीजिए, जो आपका इंटरेस्ट है वहाँ ज़रूर अप्लाई करिएगा और प्रयास करिएगा कि मैक्सिमम एरियाज़ या मैक्सिमम फॉर्म्स को आप कवर कर सकें। नीचे वाली यूनिवर्सिटी, अगर आपका रैंक बहुत लो है तो नीचे वाली यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई करने से चूकिएगा नहीं। तो ये एक कंप्लीट वीडियो होगा जिसमें आपको मैंने गाइड कर दिया किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो, इसकी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो और हमारे एफर्ट्स पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम प्रोवाइड करते रहेंगे ताकि आपको बेनिफिट होता रहे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।